अगर आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि जो फंड का एनएवी है वो गिर रहा है, रिटर्न्स डे बाय डे नेगेटिव के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा एसआईपी इन्वेस्टर्स बहुत परेशान चल रही हैं कि वो एसआईपी कंटिन्यू रखे इस फंड के अंदर या फिर उसको बंद कर दें। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, क्या ये फंड बिल्कुल खत्म हो गया है या फिर इसकी कम बैक करने की कोई उम्मीद अभी बाकी है? तो आज मैं आपको इमोशनल नहीं, डाटा और लॉजिक के साथ बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि आपको इस फंड को लेके क्या करना चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब भी कोई म्यूचुअल फंड गिरता है ना तो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर दो गलतियां करते हैं। पहला, या तो पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देंगे और दूसरा ब्लाइंडली अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा मानना है कि दोनों ही अप्रोचेस बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि देखिए हर गिरावट के पीछे का जो रीजन होता है ना उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और अक्सर यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स गलती कर जाते हैं। जब भी हम किसी गिरते हुए म्यूचुअल फंड को रिव्यू करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या ये सिर्फ फंड गिर रहा है या फिर ये पूरा का पूरा सेक्टर गिर रहा है। जैसे इस केस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि क्या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप गिर रहा है या फिर पूरे का पूरा मिड कैप सेक्टर ही खराब चल रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ मिड कैप फंड तो स्टेबल हैं और कुछ आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ कॉम्पिटिटर लिए हैं मोतीलाल ओसवाल के। मोतीलाल ओसवाल का पिछले एक साल का जो रिटर्न रहा है 2.71%। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एचडीएफसी मिड कैप, कोटक मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, तो तीनों की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि जो प्रॉब्लम है वो सेक्टर के अंदर तो नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे फंड के अंदर है। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड के उतराव और चढ़ाव का जो सीक्रेट है ना वो उसके पोर्टफोलियो के अंदर छिपा होता है। तो अभी हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें जो गिरावट हो रही है उसके सही से रीजन पता चल सके। सबसे पहले जो इस टाइम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है उसका जो मार्केट कैप है ना वो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास का है। जिसमें से अगर इक्विटी की हम बात करें तो लार्ज कैप के अंदर ऑलमोस्ट 19%, 75% मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर ना के बराबर इनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। इसके अलावा जो टॉप सेक्टर्स हैं वो सर्विसेज, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स हैं। अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और निफ्टी 50 के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो ये मोटा मोटा इसके पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू था। अब हम इसको ना डिटेल के अंदर समझते हैं। पोर्टफोलियो को थोड़ा डिटेल में देखने से पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले इसके जो पोर्टफोलियो उसके अंदर टोटल 27 के करीब स्टॉक्स हैं। टॉप 10 होल्डिंग के करीब 67% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। टॉप 5 के अंदर 41% और टॉप 3 के अंदर 27%। अब यहां से हमने पहले भी देखा जैसे कि ये टॉप 3 होल्डिंग्स है और इसके अंदर ये लगभग अपना 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 35,000 करोड़ टोटल मार्केट कैप है, जिसमें से 3 कंपनी के अंदर ही 10,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट जा रही है। जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना कंसंट्रेटेड फंड है कि नॉर्मल मिड कैप फंड्स के अंदर आपको 40 टू 60 स्टॉक्स आपको इजीली मिल जाते हैं। इस वजह से हमें पता चलता है कि ये हाई कन्विक्शन बेट लेता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की फंड माना जाता है। दोस्तों ये पोर्टफोलियो का आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस की गिरावट को हम ना थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए टॉप सेक्टर्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये लगभग 20% का पैसा अपना पूरे मार्केट कैप का इन्वेस्ट कर रही है। और उसके अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही कंपनी मिलेंगी और वो भी इसके फंड की टॉप होल्डिंग्स है, परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज। अगर हम इसके डिटेल पोर्टफोलियो के अंदर जाके देखेंगे अच्छे से तो आपको नजर आएगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी और कंपनी नहीं है सिवाय परसिस्टेंट और कोफोर्ज की। तो यहां से हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आईटी की तरफ जा रहा है इस फंड का। 20%, वो भी सिर्फ 2 कंपनी के अंदर मोटा मोटा 6500 से लेके 7,000 करोड़ का। इस सिचुएशन को समझने के लिए निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखते हैं। अब ये देखिए निफ्टी आईटी का इंडेक्स अपने ये वीकली कैंडल है मैं आपको बता दूं, और ये 200 की मूविंग एवरेज है जिसपे ये सपोर्ट लेता हुआ अभी आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये अपने टॉप से लगभग 27-28% की गिरावट पे है। पूरे का पूरा आईटी सेक्टर खराब चल रहा है। यानी कि इस टाइम जिस भी फंड ने या फिर जिस भी रिटेल इन्वेस्टर ने अगर आईटी के स्टॉक्स में ज्यादा पैसा डाल रखा है
तो उसके अंदर उसको लॉस होना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडियन आईटी सेक्टर की हालत तो खस्ता चल ही रही है, जो हमें चार्ट के ऊपर साफ-साफ नजर आ रही है। इसके अलावा इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने जहां इन्वेस्ट कर रखा है, आईटी सेक्टर की दो बड़ी कंपनीज परसिस्टेंट और कोफोर्ज। अब ये चार्ट आपको सामने जो है वो परसिस्टेंट कंपनी का है। तो ये भी अपने टॉप से इस सिचुएशन के अंदर लगभग 1700-1800 रुपए से ये स्टॉक नीचे चल रहा है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ये 27-28% के अंदर बाहर इसकी गिरावट होगी। इसके अलावा अगर कोफोज को देखते हैं तो कोफोज में भी आपको वीकली कैंडल के अंदर सेम पैटर्न नजर आएगा और ये भी अभी अभी तक तो ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी 32 से लेके 33% की गिरावट इस टाइम चल रही है। तो यही सबसे बड़ा इंपैक्ट है जो इस फंड के ऊपर पड़ रहा है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड कोई मैजिक नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टॉक का बंडल होता है और अगर टॉप स्टॉक्स गिरते हैं तो फंड भी आपको गिरता हुआ ही नजर आएगा। इस फंड की जो सबसे बड़ी हमने प्रॉब्लम देखी कि आईटी के अंदर हैवी एक्सपोजर था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। अभी करंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, आईटी सेक्टर डाउन है, जैसे कि हमने इंडेक्स के अंदर देखा। ग्लोबल डिमांड भी वीक है, इसीलिए हमने चार्ट के ऊपर भी देखा कि जो टॉप होल्डिंग्स है उन्हीं में सबसे ज्यादा गिरावट आई है और जब टॉप होल्डिंग्स गिरती हैं तो पूरे का पूरा फंड ही ड्रैग हो जाता है। यहाँ आपको ना एक इंपॉर्टेंट लेसन भी समझ लेना चाहिए कि जब म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है ना वो उसके पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी ब्रांड के नाम के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ब्रांड के नाम से भी थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ यार ये पुराना नाम है, ये ब्रांड से किसी बैंक के नाम से जुड़ा हुआ है तो ये अच्छा होगा। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि फंड की जो परफॉर्मेंस है उसके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करती है, ना कि किसी ब्रांड के नाम के ऊपर। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि फिर दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो है मिड कैप के अंदर वो आखिर कैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका सिंपल सा आंसर है सेक्टर एलोकेशन। इस वक्त मार्केट के अंदर जो सेक्टर चल रहे हैं, बैंकिंग, एनबीएफसी, मेटल सेक्टर, जिन म्यूचुअल फंड ने इन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा वो आउट परफॉर्म कर रही हैं और जहां पर आईटी के अंदर हैवीली इन्वेस्ट है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि ये फंड खराब नहीं है, इसकी जो टाइमिंग है वो खराब चल रही है। इस टाइम ये रॉन्ग टाइमिंग के अंदर फंस गया है। दूसरे फंड्स की आउट परफॉर्मेंस को समझने के लिए ना आपको मार्केट के साइकिल्स की समझ होनी चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई परमानेंट विनर नहीं होता, मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है। कभी पीएसयू भागेंगे तो कभी बैंकिंग, कभी आईटी तो फिर कभी मेटल सेक्टर भागेंगे। तो आज जो सेक्टर हीरो है वो कल को जीरो भी हो सकता है और आज जो गिरा हुआ है वो कल आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। अब आते हैं हम इस वीडियो के मेन पार्ट के ऊपर कि आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए इस फंड के अंदर। देखिए ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कितनी अवधि के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, आप 2 से 3 साल का अगर सोच रही हैं, तो सच ये है कि ये फंड आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि जब तक आईटी सेक्टर रिकवर नहीं कर जाता तो ये फंड भी आपको स्ट्रगल करता हुआ ही नजर आएगा। और अगर आप इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं इस फंड को लेके, तो ये गिरावट एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि आज जो अच्छी कंपनीज हैं वो सस्ती मिल रही हैं, एसआईपी में आपकी एवरेज हो रही है, तो फ्यूचर में जब रिकवरी आएगी तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर गिरावट को देख के घबराता नहीं है, वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और समझदारी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा चेक कीजिए उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, उसका एसेट एलोकेशन कैसा है, उसका सेक्टर एक्सपोजर कैसा है, उसका रिस्क लेवल कैसा है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके साथ मैच कर रही हो, आपके इन्वेस्टमेंट के स्टाइल के साथ मैच कर रही हो, तो फिर उस म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो का कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इस फंड को शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो प्लीज इस फंड को अवॉइड कीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एसआईपी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो गिर रहा है उसके पीछे की जो वजह थी वो था आईटी सेक्टर। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आईटी सेक्टर किस वजह से गिर रहा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में जो एआई है वो आईटी सेक्टर के लिए इतना डेंजरस है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं। और मोतीलाल मिड कैप को लेके आप क्या सोचते हो, होल्ड करेंगे या फिर आप एग्जिट करने वाले हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।